हेलो एवरीवन। इस क्लास में जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है कांस्टेबल वाला 8 मई को, उसकी सेकंड शिफ्ट का जीके का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपका आने वाली शिफ्ट में पेपर है तो आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए ये क्लास। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 किस देश ने जीता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने जीता है ये। हरा फाइनल किसके साथ हुआ था वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ISSF विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनीश वाहनवाला और राही शर्नोवत। वी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बुक से रिलेटेड कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय ने की थी? तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका डी, लीलावती। अब बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट बुक पढ़ेंगे, बिकॉज बुक से अब आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। लीलावती तो पूछ ही लिया, भास्कराचार्य द्वारा लिखी गई थी। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा, राजतरंगिणी कलहड़ द्वारा, गीत गोविंद है वो जयदेव द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित्र वाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी पढ़नी द्वारा लिखी गई है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। सूरसागर सूरदास द्वारा लिखी गई है। पद्मावत जयसी द्वारा लिखी गई है और पद्मावत में कश्मीर का इतिहास दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बार्ली चित्रकला परंपरा है जो जनजातीय जीवन को दर्शाने के लिए, बस आपको इतना याद रखना था कि बार्ली चित्रकला है वो किससे रिलेटेड है? तो महाराष्ट्र से। अब चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट चित्रकला पढ़ लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में आती हैं। जैसे मधुबनी जो है वो बिहार की है। वारली तो पूछ ही लिया, महाराष्ट्र की है। पट्टचित्र जो है वो उड़ीसा की है। फड़ चित्रकला राजस्थान की है। कालीघाट जो चित्रकला है वो पश्चिम बंगाल की है। कांगड़ा चित्रकला हिमाचल प्रदेश की। तंजौर चित्रकला जो है वो तमिलनाडु की है। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश। गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश और पिथौरा चित्रकला गुजरात की है। ये आपको सारी रिमेंबर रखनी है बिकॉज आने वाली शिफ्ट में अब इनसे पूछा जा सकता है क्योंकि चित्रकला पूछी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गगनयान मिशन है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ऑब्वियस सी बात है गगनयान मिशन इसरो द्वारा। इसरो की स्थापना बता दो कब हुई थी? 1969 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। अब इम्पोर्टेंट मिशन पढ़ लेते हैं क्योंकि गगनयान से पूछा गया है तो और भी मिशन पूछे जा सकते हैं। जैसे चंद्रयान फर्स्ट जो था वो 2008 में लॉन्च हुआ था चंद्रमा पर जल अणुओं की खोज करने के लिए। मंगलयान जो है वो 2013 में भारत का पहला मंगल मिशन था ये। चंद्रयान थ्री देखो लास्ट में, और यहाँ पे भी लास्ट में 3 आता है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। इसको थोड़ा टाइमिंग को ऊपर कर लेता हूँ बिकॉज बार बार उस पर क्लिक करता हूँ ना तो टाइमिंग पे आ जाता है। आदित्य L1 के बारे में बात करें तो आदित्य L1 2023 में सूर्य के अध्ययन हेतु भारत का पहला सौर मिशन था। गगनयान जो है 2027 में प्रस्तावित है और भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 ईयर। अब इम्पोर्टेंट ईयर पढ़ लेते हैं जो अक्सर पॉलिटी में पूछी जाती है। जैसे 18 वर्ष जो होती है वो लोकसभा विधानसभा मतदान बनाने की न्यूनतम आय है। इससे पहले देखो 18 से पहले एज क्या होती थी वोट डालने के लिए? 21 होती थी। अब 21 से घटाकर 18 किस संविधान संशोधन में की गई थी वो कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप बता सकते हो तो। अब 21 वर्ष किसकी होती है? ग्राम पंचायत सदस्य लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आय होती है। 25 वर्ष होती है लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आय। 30 वर्ष जो होती है वो राज्यसभा एवं विधान परिषद सदस्य बनने की न्यूनतम आय होती है। 35 जो ईयर होती है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने की न्यूनतम आय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे जो पश्चिमी देशांतर है वो लगभग कितना है? तो पश्चिमी देशांतर पूछा गया था तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अब चारों जो बिंदु हैं
वो पढ़ लेते हैं। जैसे भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, अगर वहीं मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बोला जाए तो कन्याकुमारी। अब इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, जैसे मान लो ये है इंडिया, तो ये वाला अगर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, वहीं अगर मुख्य भूमि का पूछा जाए, मुख्य भूमि का, तो कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी, और यहाँ पे जो आपका एक द्वीप पड़ता है, कौन सा पड़ता है, अंडमान निकोबार, तो उसका जो साउथ वाला बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। उत्तरतम बिंदु के बारे में बात करें तो इंदिरा कॉल है, और पूर्वतम या ईस्ट वाला बिंदु जो है किविथी है। पश्चिमतम बिंदु गुहार मोती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में शुरू की गई समर्थ पोर्टल पहल का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका उच्च शिक्षा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। वाजिद को याद रखना कि बाद में आए थे, बाद V4 ये पहला वाला वाह और बाद वाला दा, तो बाद में आए थे कौन, वाजिद अली शाह, तो लास्ट नवाब होंगे। अब इस अवध राज्य के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं, पॉइंट जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 1722 ईस्वी में अवध राज्य की स्थापना सादत खां बुरहान उल मुल्क द्वारा की गई थी। 1775 ईस्वी में आसफुद्दौला ने राजधानी जो थी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करी थी। 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें शुजाउद्दौला ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। लोग अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि देखो शुजाउद्दौला बक्सर के युद्ध में था या फिर प्लासी के युद्ध में था, क्योंकि एक सिराज था एक शुजा था। तो ये बताओ आई पहले आएगा या यू पहले आएगा, शुजा में होता है यू, तो ऑब्वियस सी बात है आई पहले आएगा। तो आई पहले आएगा, तो 1757 का युद्ध हुआ था पहले, तो पहले आया था सिराजुद्दौला, बाद में आया था शुजाउद्दौला 1764 में। वाजिद अली शाह जो था अवध के अंतिम नवाब थे। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे 2026 में उत्तर प्रदेश में रामसर साइट के रूप में नया जोड़ा गया है, तो पटना पक्षी अभ्यारण्य। पटना पक्षी अभ्यारण्य कौन से जिले में है, वो आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था CERT इन 2025 में कितने साइबर मामलों का निपटारा किया गया है, तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका 29.44 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रूड बर्थ रेट क्या मापती है, तो क्रूड बर्थ रेट किसी विशिष्ट अवधि में कुल जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म की संख्या, आमतौर पर एक साल में। 20 का सही हो जाएगा। कुछ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसी प्रकार की जो इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं, अक्सर पूछी जाती हैं, और यहाँ पे क्रूड बर्थ रेट पूछी गई है तो आगे ये वाली डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं। जैसे क्रूड डेथ रेट क्या होती है, प्रति वर्ष प्रति 1000 जनसंख्या पर जो मृत्यु की संख्या होती है वो क्रूड डेथ रेट होती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या है। याद रखना 1 वर्ष से, मान लो 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उसमें 1 वर्ष से पहले जितने भी बच्चे ख़त्म हो जाते हैं उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है। GDP क्या होती है, देश की सीमाओं के भीतर, मतलब देश के, यहाँ पे सिर्फ देश के अंदर की बात होगी, बाहर की बात नहीं होगी। देश की सीमाओं के भीतर 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है उसे GDP बोला जाता है। पर कैपिटा क्या इनकम होता है, राष्ट्रीय जो आय होती है उसमें कुल जनसंख्या का डिवाइड दे दो तो आप पर कैपिटा इनकम निकल आती है, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि GST से संबंधित संविधान जो संशोधन विधेयक किस वर्ष पेश किया गया था, तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका C, 2015 में। अब संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन पढ़ लेते हैं। जैसे पहला संविधान संशोधन 1951 में आया था और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था और इसे मिनी संविधान बोला जाता है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो जोड़े गए थे वो इसी संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। इसकी ईयर भी आप याद रख सकते हो, जैसे 4 और 2 6 होता है तो लास्ट में इसके 6 आता है, 4 और 4 8 होता है तो इसके लास्ट में 8 आता है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनके ईयर भी पूछ लेता है। 44वां आया था 1978 में और ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया था इसने। 52वां जो संविधान संशोधन है 1985, इसमें दल बदल विरोधी कानून लागू हुआ था।
61वां संविधान संशोधन 1989, इसमें मतदान आय 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 73 और 74 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें पंचायत आती हैं और इसमें म्यूनसिपलिटी। पंचायत में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं और इसे 11वें भाग में जोड़ा गया था, मतलब 11वीं अनुसूची में, और ये 12वीं अनुसूची में जोड़ा है और इसमें 18 इसके विषय हैं। 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर पालिका के बारे में बात करता है, जबकि 73वां 1992 में आया था, ये पंचायती राज के बारे में बात करता है। 86वां संविधान संशोधन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने ये 10 संविधान संशोधन लिए हैं ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपकी आने वाली शिफ्ट के लिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 से ए में, और जो आपकी मौलिक वो नहीं है, चलो बाद में डिस्कस करते हैं। 101वां संविधान संशोधन 2016 जो है जीएसटी से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2024 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 69 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 27 अप्रैल। अब कुछ इम्पोर्टेंट डे पढ़ लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व पशु चिकित्सा दिवस अप्रैल का अंतिम शनिवार को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत भारत और म्यांमार के बीच हुए फ्रेमवर्क समझौते के अंतर्गत म्यांमार में किस बंदरगाह का विकास किया जा रहा है? तो 70 वाले का आंसर हो जाएगा आपका सितवे पोर्ट। कुछ इंपोर्टेंट बंदरगाह पढ़ लेते हैं, जैसे मुंद्रा बंदरगाह गुजरात में है, भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। कांडला या दीनदयाल बंदरगाह ये गुजरात में और पश्चिमी तट का प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है और ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। वहीं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि न्याव शेवा महाराष्ट्र में है और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह के बारे में बात करें तो ये पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह है और लोहे अश्क निर्यात हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप स्थित है? तो दक्षिण और वो भी पूर्व में, तो ऑब्वियस सी बात है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह होगा, तो 71 का हो जाएगा आपका ए। वहीं दक्षिण पश्चिम में पूछता तो आपके कौन से हो जाते हैं? लक्षद्वीप, मालदीप, ये दोनों ही हो जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रृंखला का किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो हिमालय का हिस्सा है। अब कुछ इंपोर्टेंट पर्वतमालाओं की हाईएस्ट पीक पढ़ लेते हैं, जैसे हिमालय पर्वत की भारत में हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजंगा। अरावली पर्वतमाला की है गुरु शिखर 1722 मीटर। विंध्याचल पर्वतमाला की है कालुमार शिखर 752 मीटर। सतपुड़ा की क्या है? धूपगढ़ 1350 मीटर। और पश्चिमी घाट जिसे सायद्री भी बोला जाता है, इसकी है अनाईमुड़ी 2695 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा संगठन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करता है? तो 73 का आंसर हो जाएगा आपका डी, CSIR द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उल्लुरू जिसे आयर्स रॉक के नाम से भी जाना जाता है किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है, वो भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय क्रिकेट BCCI का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई, सी इसका सही हो जाएगा। अब कुछ इंपोर्टेंट मुख्यालय पढ़ते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जेनेवा में स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। विश्व बैंक वॉशिंगटन DC, इसका भी अमेरिका में वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लेई अ रीथ फॉर योर सोल, ली अ रेथ फॉर योर सोल, इंग्लिश में सही पढ़ने में आ रहा है। यह साहित्यिक कृति निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका
बी शौमली के चक्रवर्ती। अब इम्पोर्टेंट बुक से क्वेश्चन पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट बुक पढ़ लेते हैं। जैसे अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य की। राजतरंगिणी किसकी है? कल्हड़ की। गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। लीलावती भास्कराचार्य की है। हर्षचरित्र वाणभट्ट की है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। रामचरितमानस तुलसीदास की है। आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। और पद्मावत जायसी द्वारा लिखी गई है। पद्मावत में किसका वर्णन दिया गया है वो आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। इस पे मूवी भी बनी है। किस राज्य ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली क्वांटम परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया, जिसे वह क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित हो गया? तो 77 का आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में किस कर ने अनेक अप्रत्यक्ष करों का स्थान ले लिया था? तो जीएसटी हो जाएगा। आपसे अब जीएसटी से पूछा गया तो अक्सर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा है और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल पूछ लेता है। तो आपको इनके एग्जाम्पल एक बार देखने हैं। जैसे डायरेक्ट टैक्स के होते हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, वेल्थ टैक्स। इसमें आप सिंपली ये याद रखना, डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो है जिस पर लगेगा वही उसे ही भुगतान करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता, जिस पर लगता है वो नहीं देता। मान लो प्रोडक्ट मैंने बनाया कोई, मैंने मान लो चाय पत्ती बनाई, तो चाय पत्ती पे जो टैक्स लगेगा वो मैं पे थोड़ी नहीं करूँगा, जो कस्टमर खरीदेगा वो पे करेगा। तो इसलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इतना डिफरेंस होता है, मगर आपको इसमें डायरेक्टली एग्जाम्पल याद रखने हैं। एग्जाम्पल पूछ लेता है जैसे जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट जो वैल्यू एडेड टैक्स, और सर्विस टैक्स, ये सारे आपके इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी कृषि उत्पाद पीली क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो 79 का आंसर हो जाएगा आपका तिलहन। अब इम्पोर्टेंट क्रांति पढ़ लेते हैं। जैसे हरित जो क्रांति है वो खाद्यान्न गेहूं उत्पादन से संबंधित थी और इसके जनक एमएस स्वामीनाथन हैं। वहीं श्वेत क्रांति के बारे में बात करें तो ये दूध उत्पादन में वृद्धि के संबंधित है और वर्गीज कुरियन इसके जनक हैं। पीली क्रांति तो क्वेश्चन में पूछ ही लिया। नीली क्रांति के बारे में बात करें तो ये मत्स्य उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक, चमड़ा या कोको उत्पादन से संबंधित है। परीक्षाओं में प्राय उर्वरक उत्पादन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मंथन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 80 वाले का आंसर हो जाएगा आपका 2004। अब यहाँ पे पूछ लिया कि अवार्ड कब स्टार्ट हुए, तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड और उनके स्टार्टिंग ईयर पढ़ लेते हैं। जैसे भारत रत्न जो थे 1954 में, और 1954 में ही जितने भी पद्म पुरस्कार थे, पद्म 3 टाइप के होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री। 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू हुआ था। 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड स्टार्ट हुआ था। और खेल रत्न जो अवार्ड है वो 1991 और 1992 में स्टार्ट हुआ था। 1991 को इससे भी याद रखना था कि इसी में जो एलपीजी पॉलिसी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रों की धन की प्रकृति और कारणों की जांच किसने लिखी थी? ये यहाँ पे भी देखो बुक पूछ ली, अभी तक 3 बुकें पूछ ली हैं आपसे। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई थी। 81 का आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती? तो जो हीलियम है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 82 का बी इसका सही हो जाएगा। जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनको पढ़ लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। मेथेन के बारे में बात करें तो धान के खेत, पशुपालन और कचरा स्थलों से निकलती है ये। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बात करें तो ये उर्वरकों के उपयोग से निकलती है। और ये सारी आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं। जलवाष्प जो है प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वाटर वेपर भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन जो है क्षोभमंडलीय या ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बात करें तो ये कृत्रिम ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पाषाण युग को सामान्यतः कितने कालों में विभाजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 कालों में विभाजित किया गया था। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो फिर डे वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद
ने जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया था? तो 370 वाला आर्टिकल इसका हो जाएगा, 20 का सही है। अब इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़ लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 है, वो कानून के समक्ष समानता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 21 वाला जो आर्टिकल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद जो 21A है, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल जो 32 है, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संविधान की आत्मा बोला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। देखो सुप्रीम कोर्ट आप 32 के तहत जा सकते हो अगर आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होता है। वहीं अगर हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो वो 226 वाले आर्टिकल के तहत जा सकते हो। अनुच्छेद 44, देखो दोनों समान लग रहा है ना देखने से, 4 और 4 इक्वल लग रहे हैं, तो समान नागरिक संहिता दी गई है इसमें। 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10, जो कि 11 हैं, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन था उससे 10 जोड़े गए थे। 11वां जो जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 74 के बारे में बात करें तो ये राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद के लिए। अनुच्छेद 280 में क्या दिया गया है? वित्त आयोग दिया गया है। और अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा, जो कि 2019 में समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वह चिकित्सा इमेजिंग तकनीकी क्या है जो आंतरिक शारीरिक संरचनाओं की विस्तृत छवियां उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करती है? तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है आइसलैंड की आधिकारिक मौद्रिक इकाई को दर्शाता है? तो 87 का आंसर हो जाएगा आपका आइसलैंडिक क्रोना। अब यहाँ पे देखो करेंसी, यूपी पुलिस और करेंसी लवर है भाई ये। जब भी पेपर होगा यूपी पुलिस का तो करेंसी जरूर पूछता है। तो इम्पोर्टेंट करेंसी पढ़ लेते हैं। जैसे अमेरिका US डॉलर, ब्रिटेन पाउंड स्टर्लिंग, जापान की क्या है? येन है, चीन की क्या है? युआन है, जैसे रैन मिनवी भी बोलते हैं, रूस की है रूबल, फ्रांस जर्मनी और इटली की क्या है? यूरो है, सऊदी अरब की है रियाल, बांग्लादेश की टका, और नेपाल की क्या है? नेपालीज रुपीज़, और श्रीलंका की है श्रीलंकन रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलट्टम जो लोक नृत्य है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो आपका ये 88 का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ये इसका सही हो जाएगा। अब डांस से क्वेश्चन पूछा गया तो इम्पोर्टेंट डांस पढ़ लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है, कथक उत्तर प्रदेश में किया जाता है, कथकली केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी जो है वो उड़ीसा में, मणिपुरी मणिपुर में, मोहिनी अट्टम केरल में, क्षत्रिया असम में। गरबा के बारे में बात करें तो गुजरात, और भांगड़ा पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 में पूछा गया था कि जो नाइक्टिवेक्ट्रोकसकाली प्रजाति किस जैव विविधता हॉटस्पॉट के स्थानिक वन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है भाई जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 90 वाला कि गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र किस शहर में? देखो जब गुजरात दे दिया तो गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी है। 90 वाले का V सही हो जाएगा। 91 पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? तो 91 का आंसर हो जाएगा आपका A निजामाबाद या आजमगढ़। अब इम्पोर्टेंट जैसे वाराणसी को बनारसी सिल्क साड़ी एवं काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ के बारे में बात करें तो ये चिकनकारी कढ़ाई एवं नवाबों का शहर है, निजामाबाद या आजमगढ़ काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद कांच उद्योग एवं चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? मुख्यालय अभी तक 2 पूछ लिए इन्होंने, देखो बुकें भी 3 पूछ ली, मुख्यालय 2 पूछ लिए, डे पूछ लिए, करेंसी पूछ ली। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पे आप रिवाइज कर सकते हो क्योंकि फिक्स है यहाँ से क्वेश्चन आना। 92 वाले का आंसर हो जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका आंसर हो जाएगा वियना।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है जीएस का, वह पुर्तगाली खोजकर्ता और नाविक कौन था और यूरोप से सीधे भारत तक समुद्री यात्रा करने वाला पहला यूरोपीय था? तो उसका आंसर हो जाएगा वास्को डे गामा। वास्को डे गामा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। जैसे वास्को डे गामा जो थे 1498 में समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। ये वह पुर्तगाल का प्रसिद्ध नाविक था। 20 मई 1498 को वह केरल के कालीकट या कोझिकोड बंदरगाह पहुंचा था। कालीकट के जो शासक थे जमोरिन, उन्होंने उसका स्वागत किया था और उसकी भारत यात्रा ने यूरोप और भारत के बीच प्रत्यक्ष समुद्री व्यापार का मार्ग खोला था। तो ये आपका जीके का कंप्लीट एनालिसिस हो चुका है। और अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके ईजिली डाउनलोड कर सकते हो।